हमारी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा और खम्मा घड़ी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर कहानी डर से भरपूर होगी जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। दोस्तों, कम से कम 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। फिलहाल तो बस छोटा सा लक्ष्य रखा है, उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा कर दोगे। आज आपके साथ एक बेहतरीन कहानी पेश कर रहा हूं। हाय दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। ये कहानी हमें एक दोस्त ने भेजी है। चलिए सुनते हैं उसी की आवाज में हमारी इस कहानी को। मेरा नाम वैभव है। दोस्तों, कभी भी अगर आप घूमने जाएं तो भूलकर भी किसी के बहकावे में ना आए, और लालच बुरी बला होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। कुछ ऐसा ही एक हादसा मेरी जिंदगी में हुआ था जिसे याद करके अना भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरा नाम वैभव है। मैं बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। रोज सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 7-8 बजे तक मीटिंग्स, कोडिंग, बग फिक्सिंग का काम करना, और फिर शाम को फ्लैट पर लौटकर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर मूवी देखना। बस यही थी मेरी जिंदगी। जिंदगी एक लूप में फंसी हुई थी। एक दिन अचानक मन किया कि कुछ अलग करूं, कहीं पर घूमने जाऊं। अब बहुत बोर हो चुका हूं यहां पर काम करते करते। ऑफिस से मैंने छुट्टी ले ली। दोस्तों से पूछा तो सब बोले, यार अगर घूमने जाना है तो राजस्थान जा, बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए। जयपुर देख, आमेर का किला, हवा महल, नाहरगढ़, सब शानदार जगह है, घूमने का मजा आ जाएगा। मैंने भी सोचा ठीक है, चलो जयपुर चलते हैं। सभी दोस्तों से घूमने के लिए पूछा पर सबने मना कर दिया। तो सोचा कि क्यों ना अकेले ही घूमा जाए, सोलो राइडिंग हो जाएगी। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। बस ट्रेन का टिकट बुक किया और बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े डाल लिए और चल दिया राजस्थान घूमने के लिए। सुबह तक राजस्थान पहुंच गया। ट्रेन में रास्ते भर खिड़की से बाहर राजस्थान की मिट्टी को देखता रहा। लाल पीली धरती, दूर दूर तक फैले खेत, कभी कभी कोई ऊंट दिख जाता। मन में एक अजीब सी उमंग थी। लगा कि शायद यह ट्रिप मेरी जिंदगी में कुछ नया लाएगी। जयपुर स्टेशन पहुंचा तो शाम के 4 बज रहे थे। बाहर ऑटो वाले चिल्ला रहे थे, आमेर, हवा महल, सिटी पैलेस। मैंने एक ऑटो लिया और सीधा एक होटल की तरफ चल पड़ा जो मैंने ऑनलाइन बुक किया था। होटल पिंक सिटी के पास एक पुराने हवेली को होटल बनाया गया था। मुझे मेरा रूम मिल गया। कमरा बड़ा अच्छा था। ऊंची छत, पुरानी लकड़ी की खिड़कियां, दीवारों पर राजस्थानी पेंटिंग्स। मैंने बैग रखा, फ्रेश हुआ और निकल पड़ा घूमने। पहले हवा महल गया। बाहर से देखा तो सच में अद्भुत लगा। वो छतों वाली संरचना, सैकड़ों छोटी छोटी खिड़कियां, लगा जैसे कोई राजकुमारी अभी झांक कर देखेगी। भीड़ बहुत थी। टूरिस्ट गाइड्स चिल्ला रहे थे, लोग फोटो खिंचवा रहे थे। मैंने भी कुछ फोटो लिए। फिर सिटी पैलेस, वहां राज परिवार अभी भी एक हिस्से में रहता है। संग्रहालय में पुराने हथियार, कपड़े, गहने, सब देखकर मन भर गया। गाइड ने बताया कि यहां कभी महाराजा सवाई मानसिंह रहते थे। शाम ढलने लगी थी। मैंने सोचा अब आमेर का किला देख लूं। ऑटो लिया और आमेर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सूरज डूब रहा था। आकाश लाल नारंगी हो गया था। आमेर पहुंचा तो किले के सामने झील में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। ऊपर चढ़ने के लिए जीप ली। किला भव्य था। दीवारें, बुर्ज, शीश महल, सब कुछ वैसा ही जैसा फोटो में देखा था, लेकिन असल में देखकर अलग ही एहसास हो रहा था। फिर शीश महल में गया। छत और दीवारें छोटे छोटे शीशों से बनी थीं। एक दिया जलाया गया तो पूरा हॉल चमक उठा। मैं अकेला खड़ा सोच रहा था कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। धीरे धीरे शाम गहराती गई। किले में लोग कम होते गए। मैं भी नीचे उतरने लगा। बाहर अंधेरा हो चुका था। लाइट्स जल रही थीं। किला सोने जैसा चमक रहा था। मैंने सोचा अब थोड़ा और घूम लूं। पास ही जंगल है। लोग कहते हैं वहां से किले का नाइट व्यू बहुत अच्छा आता है। मैंने एक लोकल से पूछा। उसने कहा, साहब जंगल में रास्ता है लेकिन अंधेरे में मत जाना। मैंने हंसकर टाल दिया और उससे बोला कि बस थोड़ा सा देख कर आता हूं। किले के पीछे एक छोटा सा रास्ता था। मैं उस पर चल पड़ा। शुरू में कुछ लाइट्स थीं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा अंधेरा गहराता गया।
जंगल शुरू हो गया था। पेड़ों की छांव में चांद की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कोई पक्षी की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट। मन में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया, वैभव, डरपोक मत बन, बस थोड़ा आगे जाकर फोटो लेकर लौट आ। और मैं आगे बढ़ता गया। रात अब पूरी तरह हो चुकी थी। धीरे धीरे रात घनी होती जा रही थी। जंगल का अंधेरा अब इतना गहरा हो चुका था कि मोबाइल की टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ कदम आगे तक ही पहुंच पा रही थी। चारों तरफ घने पेड़ों की काली काली छायाएं थीं। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। मैं अब पूरी तरह रास्ता भटक चुका था। जो छोटा सा ट्रैक था वो भी पता नहीं कब गायब हो गया। अब तो बस जंगल ही जंगल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां नहीं। पैर लड़खड़ा रहे थे। कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियां चुभ रही थीं। मन में डर बैठने लगा था। मेरा दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लग रहा था। मैंने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला। शायद ओला उबर बुक कर लूं या किसी दोस्त को लोकेशन भेज दूं। लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन की, नो नेटवर्क। मेरे मोबाइल में एक भी बार भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। मेरा मोबाइल 0 सिग्नल बता रहा था। मोबाइल को देखकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया था। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। घबराहट के मारे मेरे शरीर से ठंड के बावजूद पसीना छूट रहा था। मेरा दिमाग बैठा जा रहा था कि आगे क्या करूं, किससे मदद मांगूं। मैंने सुना है कि इस जंगल में लेपर्ड और अन्य खतरनाक जानवरों का भी खतरा है। इस बारे में सोच सोचकर मेरा दिमाग हिल गया। तभी दूर पेड़ों के बीच एक हल्की सी हलचल हुई। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां कोई था। शायद वहां कोई एक आदमी था। उस आदमी को देखकर मेरे दिल से कुछ डर कम हो गया। जल्दी से भागकर उसकी तरफ पहुंचा। वो आदमी राजस्थानी पोशाक में था। सिर पर बड़ी सफेद पगड़ी, मुंह पर घनी घनी मूछें, कान में चमकते हुए बड़े बड़े कुंडल, सफेद कुर्ता पायजामा, कमर में लाल पटका बंधा हुआ था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं डरते डरते लेकिन राहत भी महसूस करते हुए जल्दी से दौड़कर उसके पास पहुंचा। खम्मा घड़ी, राम राम भाई सा, मैंने हाथ जोड़कर कहा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। फिर धीरे से राजस्थानी भाषा में बोला, कौन हो भाई? अरे इन रात रो में जंगल में काम कर रिया हो? मैंने उसे जल्दी जल्दी समझाया, भाई साहब, मैं टूरिस्ट हूं, बेंगलुरु से आया हूं। आमेर किला देखने आया था, लेकिन इस जंगल में रास्ता भटक गया हूं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां पर होकर इस जंगल से बाहर निकलूं। मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है जिससे मैं अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकूं। कृपया मदद करो, मुझे इस जंगल से बाहर जाना है। उसने फिर मुझे गौर से देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बस उसने अपना सिर हिलाया और बोला, अच्छा जी, रास्तों भटक गए हो, चिंता मत करो सा, हमारे साथ चलो, मैं थमने सही सलामत पहुंचा दूंगा। इन जंगल रो हर रास्तों महाने पता सा। उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। लेकिन उस आदमी में मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। रात के उस सन्नाटे में उसकी आवाज जैसे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो बस इस जंगल से बाहर निकलना था और कुछ नहीं। इसलिए मैं भी उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार कोई तो मिला जो मुझे इस जंगल से बाहर निकलवा देगा। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो आगे आगे बिना टॉर्च के चल रहा था, जैसे उसे सब कुछ अंधेरे में दिख रहा हो। मैंने पूछा, भाई साहब, यहां रात में क्या कर रहे थे? वो बस चलते चलते बोला, म्हारे तो इन जंगल में रोज रो काम है सा। मैं रात रे अंधेरे में जंगल की लकड़ियां और गोंद इकट्ठा करता हूं और उन्हें शहर में जाकर बेच देता हूं। आज भी वही काम था, पर पहले थमे अपनी मंजिल पर पहुंचा देता हूं। फिर मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, बस उसके पीछे चलता रहा। जंगल अब और घना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे अगरबत्ती की खुशबू हो। शायद ये खुशबू जंगल के पेड़ पौधों से आ रही थी। कुछ देर चलने के बाद उसने कहा, थोड़ो और आगे चलो सा, वहां एक पुरानी हवेली है। मैं वहीं रहता हूं अपने परिवार के साथ।
अगर तुम चाहो तो वहां आराम कर लो, फिर सुबह तक मैं तुम्हें शहर पहुंचा दूंगा। मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैं सोच रहा था कि हवेली, और वो भी इस जंगल में। लेकिन उस समय कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, बस उसके पीछे चलता रहा। रात और गहरी होती जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था, एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। जंगल के पत्ते हमारे पैरों तले चरमरा रहे थे, लेकिन उसकी चाल इतनी सहज थी जैसे वो अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ देख रहा हो। मैंने 2-3 बार कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद अचानक पेड़ कम होने लगे। दूर से एक हल्की रोशनी दिखी। जैसे जैसे नजदीक गए, मुझे एक सड़क दिखाई दी। सड़क के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। पीली पीली रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने उन लाइट्स को देखकर राहत की लंबी सांस ली। लगा कि अब बच गया। सड़क के ठीक पास में एक छोटा सा तालाब था। पानी बिल्कुल शांत, चांद की रोशनी में चमक रहा था। वो व्यक्ति उस तालाब के किनारे जाकर रुक गया। वो झुककर पानी में कुछ देखने लगा, जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। मैं भी उसके पास ही रुक गया। मैं थकान से हाँफ रहा था। मैंने सोचा कि शायद इसे भी थकान हो रही होगी, इसलिए ये इस तालाब के किनारे रुका है। तभी उसने बिना मुड़े धीरे से पूछा, साहब, तुमको तैरना आता है का? मैं चौंका। क्यों, क्या हुआ? वो पानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन तालाब में खजाना है सा। वो देखो, नीचे चमक रो है। म्हाने तैरना नहीं आवे, इन खजाने ने तुम निकाल लो। वैसे भी यो खजाना म्हारो है। सर, मैं कितनों ही जीऊंगा, म्हारे खजाने ने तुमने देना चाहता हूं। मैंने झुककर पानी में देखा। सच में तालाब के तल में सोने चांदी के सिक्के, गहने, हीरे, मोती सब चमक रहे थे। चांदनी में वो सब इतना चमकीला लग रहा था जैसे कोई फिल्म का सीन हो। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी जिंदगी में मैंने इतना खजाना कभी सपने में भी नहीं देखा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। लालच ने दिमाग पर पर्दा डाल दिया। मैंने आओ देखा न ताओ। जूते मोजे उतारे, मोबाइल जेब में रखा और तालाब में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं तैरकर नीचे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, खजाना गायब हो गया। वो चमक अचानक कहीं खो गई। मैं हांफते हुए ऊपर आया और मैंने उस आदमी से कहा, अरे काका जी, कहाँ है खजाना? तो उस आदमी ने कहा, अरे सामने ही तो खजाना है, जल्दी निकालो इसे। मैंने फिर देखा। हाँ, अब थोड़ा आगे चमक दिख रही थी। मैं फिर तैरकर उस तरफ गया, लेकिन जैसे जैसे मैं खजाने के नजदीक जा रहा था, वो वैसे वैसे मुझसे दूर होता जा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार यही हो रहा था। खजाना मेरे सामने नाच रहा था, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। पानी अब ठंडा लगने लगा था। सांस फूल रही थी। पैरों में तैरते तैरते थकान हो रही थी। अब और तैरना मेरे बस में नहीं रहता। तभी दिमाग में एक आवाज आई, वैभव, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये खजाना असली कैसे हो सकता है इस जंगल के बीच में? और ये आदमी इतनी आसानी से मुझे क्यों दे रहा है? मैंने मन में कहा, भाड़ में गया खजाना, बस इस तालाब से जल्दी बाहर निकलो वैभव। मैं जोर जोर से हाथ पैर मारकर किनारे की तरफ तैरने लगा, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। अचानक से मेरे पैर नीचे कीचड़ में धंसने लगे, पहले टखने तक, फिर घुटनों तक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे नीचे की ओर खींच रहा हो। जितना ऊपर आने की कोशिश करता, उतना ही जोर से खिंचाव महसूस होता। तभी मेरे पैरों में कुछ तेज चुभा, जैसे किसी के लंबे नुकीले नाखून मेरी त्वचा में धंस रहे हों। दर्द इतना तेज था कि मैं चीख पड़ा। पानी के अंदर से कोई हल्की हल्की किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैं डर से कांप रहा था। ऊपर देखा तो वो आदमी, उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उस आदमी की आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे कि उसकी आंखों से खून बरस रहा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुंह इतना चौड़ा कि हंसी में दांत चांदनी में चमक रहे थे। वो झोर झोर से हंस रहा था। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। फिर उसने राजस्थानी में चिल्लाकर कहा, हा हा हा, मेरी बलि स्वीकार करो सा, म्हारे खजाने की रक्षा करो, अब तुम म्हारे साथ रहोगे।
हमेशा। मैं समझ गया, ये इंसान नहीं था, ये कोई भूत था, कोई प्रेत, जो इस तालाब में लोगों को फंसाकर अपनी बलि लेता था। मैं चीखने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है, मदद करो। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। पानी अब कमर तक पहुंच चुका था। पैर पूरी तरह दलदल में धंस गए थे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि बस अब सब खत्म। तभी दूर से कुछ आवाजें आईं। मुझे दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। तभी मुझे किसी की आवाज आई, अरे कोई है क्या वहां? कौन चिल्ला रहा है इतनी रात को? वहां कुछ ग्रामीण थे, शायद रात में जंगल के रास्ते से लौट रहे थे। उन्होंने मेरी चीख सुनी। बिना कुछ सोचे 2-3 लोग तालाब में कूद पड़े। एक ने मेरे हाथ पकड़े, दूसरे ने कमर से पकड़ और जोर लगाकर मुझे बाहर खींचा। वो कीचड़ का खिंचाव बहुत मजबूत था, जैसे सच में कोई मुझे नीचे ले जा रहा हो। लेकिन ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक जोर के झटके के साथ मैं बाहर आ गया। उन्होंने मुझे तालाब से निकालकर किनारे पर लिटा दिया। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। मेरा शरीर ठंड और डर कांप रहा था। पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था और मेरे पैरों से खून बह रहा था। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने मुझे पानी पिलाया और उस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, इतनी रात गए तुम इस तालाब में क्यों उतरे? तुम्हें यही वक्त मिला था क्या नहाने के लिए? जानते नहीं हो क्या रात में अनजाने तालाब बावड़ियों में नहीं उतरते? पर मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। फिर मुझे उस आदमी के बारे में ख्याल आया जिसने मुझे खजाने के बारे में कहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी, वो भूतिया शक्ल वाला, अब वहां नहीं था। सिर्फ खाली सड़क और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी ही दिखाई दे रही थी। फिर उन ग्रामीणों ने मुझसे दोबारा पूछा, बेटा कौन हो और इतनी रात यहां क्या कर रहे थे? तो मैंने मेरे साथ जो घटना घटित हुई वो उन्हें पूरी बता दी। ग्रामीणों ने मुझे किनारे पर लिटाया। कोई मुझे पानी पिला रहा था, कोई मेरे पैरों पर कीचड़ साफ कर रहा था। मैं अभी भी कांप रहा था, सांसें तेज चल रही थीं। वो भूतिया हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। बुजुर्ग ग्रामीण, जिनकी उम्र 70 से ऊपर रही होगी, मेरे पास बैठ गए। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक पुरानी कहानी सुनाने वाली चमक भी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तुम बहुत किस्मत वाले हो कि जीवित बाहर आए। इन तालाब में जो खजाना दिखता है ना, वो बंजारों का है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बंजारों का? हाँ सा, सदियों पुराना। हमारे दादा परदादा हमें बचपन में ये कहानी सुनाते थे। बहुत पहले की बात है। एक बंजारा काफिला राजस्थान के इन जंगलों से गुजर रहा था। उनके पास बहुत सोना चांदी था जो उन्होंने दूर दूर की व्यापार यात्राओं से कमाया था। लेकिन एक रात डाकुओं ने हमला कर दिया। बंजारों ने लड़ाई लड़ी लेकिन हार गए। आखिरी में उनके सरदार ने सारा खजाना इसी तालाब में डुबो दिया और मरते मरते शाप दे दिया, जो भी लालच में इस खजाने को छुएगा वो इसी तालाब की दलदल में समा जाएगा। हमारी आत्माएं इसकी रक्षा करेंगी जब तक कोई सच्चा हृदय वाला ना आए जो बिना लालच के इसे देखे। तब से वो बंजारा काफिला इसी जंगल में भटकता है। रात में राजस्थानी पोशाक में दिखते हैं, पगड़ी, मूंछें, कुंडल, सब वही पुराने। वो किसी को रास्ता नहीं दिखाते बल्कि लालच की परीक्षा लेते हैं। जो लालच में तालाब में कूदता है उसकी बलि ले लेते हैं। खजाना हमेशा थोड़ा आगे ही चमकता रहता है, कभी हाथ नहीं आता। मैं चुपचाप सुनता रहा। अब सब समझ आ रहा था। वो आदमी, वो हंसी, वो खजाना जो दूर होता जाता था। बुजुर्ग ने आगे कहा, हमारे गांव वाले जानते हैं इस शाप को, इसलिए रात में इस रास्ते से नहीं गुजरते। लेकिन तुम बाहर के थे इसलिए तुम्हें नहीं पता था। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो हम तुम्हें आज मिल गए, क्योंकि आज इस रास्ते से होकर हम गुजर रहे थे। उसके बाद वो मुझे अपने गांव ले गए। रात भर मुझे अपने घर में रखा। सुबह होटल पहुंचाया। मैं अगली ट्रेन से बेंगलुरु लौट आया। आज भी कभी कभी रात में नींद खुल जाती है। वो तालाब याद आता है, वो चमकता खजाना, वो नाखूनों का दर्द और दादाजी की कही हुई वो पुरानी कहानियां याद आती हैं। शापित खजाने की, लालच की परीक्षा की, भटकती आत्माओं की। अब मैं समझ गया हूं,
कुछ चीजें देखने के लिए होती हैं, छूने के लिए नहीं। और जयपुर घूमना वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था, जिसे मैं शायद कभी याद नहीं करना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी, और यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो।